जी हाँ, यू सॉ इट राइट, 6 टाइटल लोडिंग। मुंबई इंडियंस लास्ट टाइम पॉइंट टेबल पे फर्श पे रहने के बाद अब अर्श पे रहने की कगार पर आ जाएगी और काबिलियत के साथ आएगी, क्योंकि जिस तरह का मेगा ऑक्शन इस बार मुंबई इंडियंस का गया है ना, बहुत मजेदार रहा है। पहला दिन तो ऐसा था कि यार मुंबई इंडियंस यहाँ पे एक्चुअली बिडिंग करने आई है कि नहीं आई है, कहीं भी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। देवर लाइक स्लीपिंग एट देयर ओन टेबल, और उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि यार मुंबई इंडियंस की उम्मीद भी है, कुछ भी टीम बनाना चाहते हैं उनको 25 तो छोड़ो 11 भी पूरे करने के नहीं करने ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद सेकंड डे मुंबई इंडियंस ने गियर लगाया, उसके बाद से गाड़ी जो चलाई है वो बहुत ही गजब चलाई है। इधर वेज जो रिटेन्ड किए थे प्लेयर्स वो उनके 11 में तो शामिल होने ही थे, और क्या तगड़ा रिटेंशन हुआ था। और जो माहौल था लास्ट ईयर से इस बार का बहुत ही अलग होने वाला है, चाहे वो फैंस के बीच में कहो, चाहे वो प्लेयर्स के बीच में आपस में कहो, ड्रेसिंग रूम में कहो। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन रहेगी इस बार मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस को लेके वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे रहने वाली है, हम फैंस की ऑफ कोर्स। क्योंकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा दोनों रिटेन जब हुए तो सबको समझ में आ गया कि भाई सुलह वुलह हो चुकी है, जो भी आपस में इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो कि इट वाज क्वाइट विजिबल, बाहर से समझ में आ रहा था। एज फैंस हम समझ सकते थे टेंशन, इंटरनली क्या हो रहा था वी डोंट नो, तो हम उस पर कमेंट करेंगे भी नहीं, उस जगह पे जाएंगे भी नहीं। इट्स जस्ट की अच्छी बात यह है कि हम दोनों को साथ में खेलता हुआ देखेंगे, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम कैसी दिखती है हम वो भी बात करेंगे कि प्रोबेबल 11 कैसी बन सकती है, और आई वुड से प्रोबेबल 12 इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। तो इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है, किस तरह से हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के ओवरऑल स्क्वाड की, तो सबसे बढ़िया मेरे को लग रहा है कि टॉप ऑर्डर जो सॉर्टेड तो जो ऑलरेडी था, चाहे वो अब तिलक वर्मा का हो, रोहित शर्मा का हो, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये 4 प्लेयर्स तो ऑलरेडी थे टॉप ऑर्डर बैट्समैन की लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर ऐड हो गए हैं विल जैक्स भी। अब विल जैक्स का जो बिडिंग हुआ उसके बाद तो आकाश अंबानी ने भी आरसीबी के मैनेजमेंट के पास चले गए और बोला समधी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आरटीएम का यूज नहीं किया, आपने बिड किया लेकिन उतना भी बिड किया ही नहीं, मतलब आपने खरीदा ही नहीं, मतलब क्या बोलोगे आरसीबी को यार। एक्सपेक्टेशंस तो विल जैक्स की थी कि शायद से जाएंगे आरसीबी में वापस, आरटीएम ही यूज कर लेती आरसीबी तो और अच्छी बात होती, लेकिन क्या चल रहा था आरसीबी के दिमाग में आई स्टिल डोंट नो, बट ठीक है। खैर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, तो उनको ओपनर मिल गया जो ईशान किशन की जगह पे अब खेलेगा रोहित शर्मा के साथ। तो अब अगर ओवरऑल स्क्वाड की हम बात कर ले 11 कौन से खेलेंगे, और उसके बाद थोड़ा आगे और डिस्कशन करेंगे उस चीज़ के ऊपर ही, कि मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ और लग रही थी कि यहाँ पर स्पिनर्स जो है शायद थोड़ा सा एक वीक पॉइंट बन सकता है, बट अगेन व्हेन आई सॉ द स्क्वाड आई थिंक कि अल्लाह गजनफर और मिचेल स्टैंडर जो है, मिचेल स्टैंडर दोनों के दोनों उस चीज़ को कमी को पूरा कर देंगे, और बॉलिंग तो सॉर्टेड ही है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब बात कर रहे थे कि प्रोबेबल 11 कैसी दिख सकती है मुंबई इंडियंस की। तो सबसे पहले रोहित शर्मा विल जैक्स ओपन करेंगे, उसके बाद नंबर 3 पे आएंगे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, फिर 5 पे नमन धीर, 6 पे हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, 5 और 6 में मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद रॉबिन मिंस, नंबर 7 पे विकेट कीपर बल्लेबाज, बिकॉज रायन रिगल्टन को आप जगह दोगे तो वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, और वो टॉप ऑर्डर में आप ऑलरेडी पैक्ड हो, तो मेरे को लग नहीं रहा कि रायन रिगल्टन नंबर 7 पे खेलने वाले बल्लेबाज होंगे, बिकॉज अब वो वाली बात है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है मुंबई इंडियंस के साथ इन टर्म्स ऑफ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लोअर डाउन द ऑर्डर बैट्समैन थोड़े से कम पड़ जाएंगे, यहाँ पे स्कार्सिटी हो सकती है। उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि रॉबिन मिंस खेलने वाले हैं बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। उसके बाद आप नंबर 8 पे मिचेल स्टैंडलर को रख सकते हैं, और साथ में जसप्रीत बुमराह रहेंगे, दीपक चहर रहेंगे, और ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। अब आप ये देखो, पहले तो फास्ट बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। नई बॉल से दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह तो नहीं, ट्रेंट बोल्ट डालेंगे बोल्ट, ऑब्वियसली चीज़ है। और उसके बाद फर्स्ट चेंज जसप्रीत बुमराह स्टार्टिंग एक आध ओवर कुछ पावर प्ले में डाल लेंगे। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं वैसे जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज नई गेंद से दोनों के दोनों गेंदबाजों के पास इतनी अच्छी महारत हासिल है कि आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज तो इधर वेज मिल जाने वाले हैं। आप लिख के ले लो, ट्रेंट बोल्ट का तो नाम ही इसलिए रखा होता है ना कि भाई इसी चीज़ के लिए रेपुटेशन उनकी वो बनी हुई है कि फर्स्ट ओवर में आते विकेट दिलाते हैं आपको, शुरुआत के पावर प्लेज में तो विकेट निकाल ही देते हैं। तो दीपक चहर का भी वही हाल है। तो दोनों जगह से जब ऐसे प्लेयर्स आएंगे तो यार मजा आने वाला है, और विकेटों के पतझड़ लगने वाली है मुंबई इंडियंस के लिए, बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, यानी कि आपके 4-4-4 12 ओवर सॉर्टेड है। उसके बाद हार्दिक पांड्या बतौर तेज गेंदबाज आपके पास होंगे, और उसके बाद स्पिनर्स की बारी आती है तो मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर, ये दोनों प्लेयर्स आते हैं। अल्लाह गजनफर आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं उनको, बिकॉज हमने जो प्रोबेबल 11 बनाई है उसके अंदर
3 ही ओवरसीज प्लेयर्स रखे हैं, जो कि हैं विल जैक्स, फिर सैंटनर और ट्रेंट बोल्ट। तो आपके पास एक स्लॉट बचता है, बतौर इंपैक्ट प्लेयर आप गजनफर को लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज आप करण शर्मा को भी यूज कर सकते हैं एज अ लेग स्पिनर। बिकॉज बैटिंग आई थिंक कि अगर बहुत बड़ा तगड़ा कोलैप्स होता है तब शायद किसी की जरूरत पड़ जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि जरूरत पड़ने वाली है। 8 नंबर तक बैटिंग अच्छी खासी दिख रही है आपको। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर की बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो बैटिंग में मेरे को लगता है कि यार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है रोहित शर्मा और विल जैक्स की ओपनिंग, क्योंकि एक तरफ से विस्फोट हो रहा, छक्के 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 छक्के, दूसरा कौन सा बंदा चुप रहता है। वो दोनों के दोनों ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज है कि आपको बल्लेबाजी में जो एंटरटेनमेंट मिलेगी ना, वो 100% एकदम प्योर एंटरटेनमेंट मिलने वाली है और चौके छक्कों की बरसात हो सकती है। वानखेड़े का स्टेडियम है, वहां पर होनी लाजमी है। उसके बाद तिलक वर्मा टॉप फॉर्म में, टॉप नॉच फॉर्म चल रही है उनकी। सूर्य कुमार यादव हो, फिर नमन धीर एक बहुत ही अच्छा एडिशन रहेंगे, बिकॉज नमन धीर जो बल्लेबाजी हमने देखी है जनरली अभी तक, उनको टॉप ऑर्डर में देखा है, तो नीचे मध्य क्रम में आकर किस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, ये एक काफी इंटरेस्टिंग देखने वाला चीज होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है उनको मध्य क्रम में किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। नई गेंद से पावर प्ले में बल्लेबाजी करना बहुत अलग है, बिकॉज वहाँ पे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। नई गेंद जाती भागती बहुत जोर से है, तो वो थोड़ा अलग होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अगर वो कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। हार्दिक पांड्या के साथ कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जो उनको साथ दे पाएगा उनका उस वक्त पे, तो वो काफी एक सही चीज रहेगी होपफुली, बिकॉज थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस झलकता है। अगर आप थोड़ा सा लोअर डाउन द ऑर्डर है, वो नंबर 4 के बाद अगर देखो तो हार्दिक पांड्या के साथ रॉबिन मिन्स होंगे, नमन धीर होंगे, अल्लाह गजनफर या फिर मिचेल सैंटनर में से कोई एक बल्लेबाज होगा, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है हार्ड हिटिंग का बहुत ज्यादा, एंड इधर वेज ओवरऑल मैचेस का भी, जिसमें बल्लेबाजी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है और एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण बन जाता है। तो शायद से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं मुंबई इंडियंस वहां पर, बट ओवरऑल जो स्क्वाड दिख रहा है वो मतलब टॉप नॉच दिख रहा है यार, क्वालिटी दिख रही है। 7-8 बल्लेबाजों में आपके पहले 1 या 2 ओवरसीज के अलावा सारे इंडियन प्लेयर्स ही हैं, तो जो निर्भरता हमने बाकी टीम्स में देखी है, स्पेशली आरसीबी में, कि वो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं उनके मोस्टली सारे ओवरसीज रहते थे, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफायर हो जाता था। यहाँ पर स्पिन खेलने के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर्स होंगे, उसके साथ में पेस तो खेलते ही अच्छे हैं सब लोग, तो काफ़ी सही और सॉर्टेड टीम लग रही है इस वक्त पे, और फॉर श्योर ये टूर्नामेंट विनिंग टीम बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अंदर मिचेल सैंटनर का रोल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीज़न, मिचेल सैंटनर बहुत ही अंडर यूटिलाइज प्लेयर रहे हैं हमारे आईपीएल ओवरऑल टूर्नामेंट में, जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं। कितने मैचेस खेले उन्होंने? 18 मैचेस खेले हैं सिर्फ। ऑफ कोर्स आप रविंद्र जडेजा की शैडो बन के रह रहे हो अगर, तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा मैचेस नहीं मिलने वाला है, बिकॉज रविंद्र जडेजा एक अलग लीग के प्लेयर हो जाते हैं, और जहाँ सीएसके का नाम आता है वह रविंद्र जडेजा का नाम आता ही है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपका वहाँ पर टीम में जगह बनाना। लेकिन अगेन मिचेल सैंटनर की आईपीएल करियर की जो इकोनॉमी है वो 7 से कम की है। अब आप बोलोगे कि 18 मैच खेले हैं तो 7 से कम की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप उनकी T20 इंटरनेशनल की इकोनॉमी देखोगे वो भी 7 की है, 7.02, यानी कि 7 की मान के चलो, जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं है इस दौर की क्रिकेट के हिसाब से। 7 की इकोनॉमी है, एंड माइंड यू ही हैज प्लेड मोर देन 100 T20 इंटरनेशनल्स, तो बिल्कुल भी कम नहीं आंकना मिचेल सैंटनर को। और उसके साथ में यहाँ पे अल्लाह गजनफर, जो कि बहुत ही अच्छे और किफ़ायती गेंदबाज है, ऑफ स्पिनर है। एक ऑफ स्पिनर की नीड थी तो थी सही ऑब्वियसली, और हर टीम को होती है, और वो वहाँ पे कमी पूरी कर देंगे अल्लाह गजनफर, आई एम प्रीटी श्योर। और बाकी तो स्पिन तो हो गया सॉर्ट, उसके बाद पेसर्स की बारी आती है, तो बोल्ट हैं, दीपक चहर और ये सब सॉर्टेड है। मतलब ऑल इन ऑल में कोई टीम बहुत अच्छी लग रही है, बस अब माहौल की बात है, और माहौल जो है वो तो भाई सब लोगों से बनता है। तो लोग जो है मेरे को लग रहा है इस बार बेहतर है, और ओवरऑल जो है सिस्टम बेटर रहेगा। मेरे को मुंबई इंडियंस से उम्मीदें ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सा प्लेयर बहुत ज़्यादा बड़ा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर निकल के आने वाला है इस सीज़न में, और कौन से प्लेयर को आपको लगता है जगह मिल सकती है इस 11 में? कोई और सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करना चाहोगे, या फिर यही प्लेयर मोस्टली रहने वाले हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, बिकॉज हम वीडियोस अभी लेके आते रहेंगे आपके पास। ऑब्वियसली बात है, कहने वाली बात है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।